क्या होगा अगर वजन कम करने के बारे में हमें आज तक जो भी सिखाया गया है कि बस कम खाओ और ज्यादा दौड़ो। हाँ बिल्कुल, मतलब हर एक कैलोरी का हिसाब रखो। क्या हो अगर ये सब पूरी तरह से गलत हो? और ये सोचना भी बहुत अजीब है कि दशकों से डाइटिंग में फेल होने का कारण लोगों की इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी नहीं है। सही कहा, शायद ये मानव शरीर के विज्ञान को समझने में हुई एक बहुत बड़ी भूल है। तो चलिए इसी धुंधलेपन को दूर करते हैं। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो है डॉक्टर जेसन फंक की 2016 में आई बेहद चर्चित किताब दी ओबेसिटी कोड। और इस विषय पर बात करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर फंक का जो नजरिया है ना, वो पारंपरिक डाइटिशियन से बिल्कुल अलग है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कनाडा के स्कारबोरो अस्पताल में एक किडनी स्पेशलिस्ट है। तो एक किडनी डॉक्टर होने के नाते उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के मरीजों को बहुत करीब से देखा है। मतलब उनका एक क्लिनिकल नजरिया है। बिल्कुल, और उनका मानना है कि हम दशकों से गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है, वजन कम करने और मोटापे से जुड़ी उन पुरानी धारणाओं को तोड़ना जिन्हें पूरा समाज आज तक सच मानता आया है। एकदम सही। लोग सालों से खुद को अपना वजन न घटा पाने के लिए दोष देते आए हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी कह रहा है। तो किसी की लाइफस्टाइल या खान पान को दोष देने से पहले शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हमारे जन्म से ही तय हो जाती है, हमारी जीन्स। हाँ, हमारी जीन्स। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या मोटापा सच में बचपन में जंक फूड खाने का नतीजा है? इसे समझने के लिए ना हमें नेचर बनाम नर्चर यानी जीन्स बनाम माहौल की उस पुरानी बहस को देखना होगा। अच्छा। बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि किसी के वजन में उसकी परवरिश का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन फिर 1986 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी छपी। किसने की थी ये स्टडी? ये अल्बर्ट जे स्टंकर्ट की स्टडी थी और इसने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने डेनमार्क में गोद लिए गए बच्चों पर एक बहुत ही विस्तृत स्टडी की। वेट, डेनमार्क ही क्यों? क्या वहाँ के रिकॉर्ड्स में कुछ खास बात है? एकदम सही पकड़ा। डेनमार्क को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ गोद लेने के रिकॉर्ड्स बहुत ही सटीक तरीके से रखे जाते हैं। मेक सेंस। स्टंकर्ड ये देखना चाहते थे कि क्या बच्चों के वजन पर उनके बायोलॉजिकल माता पिता का असर होता है, मतलब जिन्होंने जन्म दिया है। हाँ, या फिर उन माता पिता का असर होता है जिन्होंने उन्हें गोद लिया और पाला है। और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। तो क्या बच्चों का वजन उनके गोद लेने वाले माता पिता से मिलता जुलता था, मतलब जिनके साथ वे खाना खाते थे और रहते थे? बिल्कुल नहीं। स्टडी ने साबित किया कि बच्चों के वजन पर उनके आसपास के माहौल या उनके नर्चर का कोई खास असर नहीं होता। बाप रे, सच में? हाँ, जिन बच्चों के बायोलॉजिकल माता पिता मोटे थे उन बच्चों में भी मोटे होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, भले ही उन्हें गोद लेने वाले माता पिता एकदम दुबले पतले ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1991 के एक फॉलोअप स्टडी में ये बात सामने आई कि मोटापे में 70% हाथ सिर्फ और सिर्फ हमारी जीन्स का होता है। एक मिनट रुकिए, 70%? ये तो एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना लगता है। कैसे? मतलब अगर सब कुछ जीन्स ही तय करते हैं तो फिर आज से 50 साल पहले की तुलना में आज पूरी दुनिया में इतने लोग ओवरवेट क्यों हैं? हमारी जीन्स तो 50 सालों में इतनी तेजी से नहीं बदल सकती। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ये है कि जीन्स हमारे शरीर का हार्डवेयर है। अच्छा, हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर ये तय करता है कि शरीर ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस हार्डवेयर को ट्रिगर करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है, यानी हमारा पर्यावरण या माहौल। एकदम सही। मतलब अगर शरीर के हार्डवेयर की कोडिंग ही ऐसी है कि वो ऊर्जा को फैट के रूप में स्टोर करे, तो हम उस हार्डवेयर को तो बदल नहीं सकते। हाँ, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या हम दशकों से कैलोरी गिनने के इस सॉफ्टवेयर अपडेट में नहीं उलझे हुए? अगर जीन्स का इतना बड़ा रोल है तो कैलोरी गिनने की ये थ्योरी आखिर कहाँ से आई? कैलोरी गिनना हमारे समाज में सबसे गहराई तक बसा हुआ मिथक है। मतलब कम खाओ, ज्यादा कैलोरी बर्न करो। सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, गणित के हिसाब से तो सही लगता है। लेकिन जब हम वास्तविक डेटा देखते हैं तो ये गणित पूरी तरह फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए 2004 में डॉक्टर राइट और कैनेडी की स्टडी देखिए और फिर 2014 में डॉक्टर लादा बॉम की स्टडी को देखिए।
2014 का डेटा स्पष्ट रूप से बताता है कि 1990 से लेकर 2010 के बीच लोगों के कैलोरी इंटेक में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वेट, मतलब लोग औसतन उतनी ही कैलोरी खा रहे थे जितनी 20 साल पहले खाते थे? बिल्कुल। तो फिर वजन तो स्थिर रहना चाहिए था। तर्क तो यही कहता है, लेकिन हकीकत में इन 20 सालों में मोटापा हर साल 0.37% की दर से बढ़ता गया। अरे वाह! अगर कैलोरी ही इकलौती वजह होती तो ये कैसे संभव है? इसे और गहराई से समझने के लिए हमें 1919 की वॉशिंगटन स्टडी और 1945 में डॉक्टर एंसिल कीज की मशहूर स्टारवेशन यानी भुखमरी स्टडी को देखना होगा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। उस स्टडी में असल में हुआ क्या था? वो बहुत ही कठोर प्रयोग था ना? बहुत ज्यादा कठोर। शोधकर्ताओं ने लोगों का कैलोरी इंटेक बहुत कम कर दिया था, ये मानकर कि उनके शरीर का फैट तेजी से गलेगा। हाँ, लेकिन शरीर कोई मशीन तो है नहीं। वजन कम होने के बजाय उन लोगों को भयंकर ठंड लगने लगी। उनका शरीर एक तरह से जमने लगा था। ऐसा क्यों हुआ? क्या शरीर ने गर्मी पैदा करना बंद कर दिया था? बिल्कुल, क्योंकि शरीर ने कैलोरी कम मिलने पर अपना मेटाबॉलिज्म लगभग 40% तक धीमा कर दिया था। 40%? हाँ, और लोगों के दिल की धड़कन हर मिनट 54 से गिरकर 34 तक आ गई थी। शरीर का तापमान एकदम गिर गया था। ये तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म लग रहा है ही हम भूल जाते हैं कि कैलोरी केवल फैट में नहीं बदलती। शरीर उसी ऊर्जा से गर्मी बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग चलाता है। तो मुझे देखने दीजिए कि क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंपनी का बजट अचानक से आधा कर दिया जाए। हाँ, अच्छा उदाहरण है। अब कंपनी क्या करेगी? क्या वो उतने ही कर्मचारियों के साथ काम करती रहेगी? नहीं ना, वो अपने कई डिपार्टमेंट्स बंद कर देंगी, कर्मचारियों को निकाल देगी ताकि कम बजट में काम चल सके। एकदम सही। तो क्या हमारा शरीर भी ऐसा ही करता है? कैलोरी कम मिलने पर वो फैट जलाने के बजाय अपने सारे अंदरूनी फंक्शंस धीमे कर देता है? ये एक एकदम सटीक उपमा है। शरीर को लगता है कि भूखमरी का समय आ गया है, इसलिए वो ऊर्जा बचाने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स यानी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। यही कारण है कि सिर्फ कैलोरी कम करने से लंबे समय में वजन कम नहीं होता, क्योंकि शरीर अपने खर्च को उसी हिसाब से कम कर लेता है। यार, ये सच में आंखें खोलने वाला है। अगर कैलोरी कम करना समाधान नहीं है, तो फिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? शरीर को फैट जमा करने का सीधा आदेश आखिर देता कौन है? यहीं से हमारे शरीर के हार्मोन्स की एंट्री होती है। मोटापे की असली जड़ इंसुलिन है। इंसुलिन? हाँ, डॉक्टर फंग की किताब स्पष्ट करती है कि मोटापे का सीधा संबंध इंसुलिन रेजिस्टेंस से है। 2013 की एल्सी कॉन्ग की एक स्टडी इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उस स्टडी में क्या पाया गया था? उसमें यह देखा गया कि अगर इंसुलिन का लेवल घटा दिया जाए तो वजन कम होने के चांस 75% तक बढ़ जाते हैं। 75%? मतलब सारा खेल इंसुलिन का ही है। लेकिन भूख का क्या? लोग जरूरत से ज्यादा खाते क्यों हैं? भूख को नियंत्रित करने के लिए दो और हार्मोन्स होते हैं। एक है ग्रिलिन, जो हमें भूख का एहसास कराता है, और दूसरा लेप्टिन है ना, जो पेट भर जाने का सिग्नल दिमाग तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही। अब डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिंग ने 2004 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थियरी पेश की थी। उन्होंने बताया कि जब शरीर में इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो वो लेप्टिन के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता। ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा पेट भरा हुआ है, लेप्टिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बस करो, लेकिन दिमाग तक आवाज ही नहीं जा रही? हाँ, दिमाग तक सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा। क्या ये हमारी गाड़ी के उस फ्यूल गेज की तरह है जो बता रहा है कि पेट्रोल का टैंक फुल है, लेकिन इंसुलिन उस गेज के ऊपर एक काला टेप चिपका देता है? बहुत बढ़िया तुलना है। अब दिमाग, जो कि ड्राइवर है, उस टेप को देखकर सोचता है कि टैंक खाली है और हमें और ज्यादा खाने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। इस काले टेप को ही विज्ञान की भाषा में लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मोटे लोगों के शरीर में ऊर्जा यानी फैट भरी होती है, लेप्टिन का स्तर भी अधिक होता है, लेकिन उनका दिमाग इस सिग्नल को पढ़ नहीं पाता। सही कहा। दिमाग को लगता है कि शरीर भूख से मर रहा है। ये तो शरीर के अंदर चल रहा एक भयंकर धोखा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इंसुलिन का स्तर इतना अधिक रहता ही क्यों है? वो टेप चिपकता ही क्यों है? इसका जवाब हमारी खाने की आदतों में छिपा है, विशेष रूप से स्नैकिंग या बार बार खाने की आदत में। अच्छा। किताब में ओपरा विनफ्री इफेक्ट का जिक्र है, कैसे बार बार वजन कम करना और फिर से बढ़ जाना, जिसे योयो डाइटिंग कहते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। लेकिन रुकिए, दशकों से फिटनेस इंडस्ट्री और हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें यही सलाह देते आए हैं
कि मेटाबॉलिज्म तेज रखने के लिए दिन में 3 भारी मील्स के बजाय 6 बार थोड़ा थोड़ा खाओ। हाँ, ये बहुत आम सलाह है। वो कहते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ स्नैक्स लेते रहो। तो क्या ये सलाह असल में नुकसानदायक है? शरीर विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सलाह बहुत ही विनाशकारी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हर बार जब भोजन शरीर में जाता है तो इंसुलिन का स्तर बढ़ता है। अगर दिन में 6 बार खाना खाया जाए तो शरीर को लगातार इंसुलिन पैदा करना पड़ता है। तो क्या ये ऐसा है जैसे कोई बार बार आकर आपके घर का दरवाजा खटखटा रहा हो? एक समय के बाद आप तंग आकर नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहन लेंगे और खटखटाहट को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एकदम सही पकड़ा आपने। जब कोशिकाएं यानी सेल्स लगातार इंसुलिन के संपर्क में रहती हैं तो वे थक जाती हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं। वे इंसुलिन को इग्नोर करने लगती हैं। इसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब शरीर को लगता है कि इंसुलिन कम पड़ रहा है तो वो और अधिक इंसुलिन पैदा करता है। एक दुष्चक्र बन जाता है। हाँ, इस चक्र को तोड़ने के लिए 2 मील्स के बीच कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है ताकि इंसुलिन का स्तर वापस सामान्य हो सके। ये तो हुई हमारे शरीर के अंदर की बात, लेकिन डॉक्टर फंक की किताब सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं रहती है ना, वो समाज और अर्थशास्त्र पर भी बहुत गहरी चोट करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है। स्रोत में एरिजोना के पीमा नेटिव अमेरिकन की एक बहुत ही दुखद कहानी का जिक्र है। उनका इतिहास हमें क्या सिखाता है? पीमा जनजाति की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे बाहरी माहौल हमारी जीन्स को ट्रिगर करता है। 19वीं सदी तक पीमा लोग पूरी तरह से शिकार और पारंपरिक खेती पर निर्भर थे। तो वो काफी फिट रहे होंगे। बहुत फिट थे, लेकिन फिर कॉलोनियां बनी, उनकी जमीनें और पानी के स्रोत छिन गए और वे भयंकर गरीबी में चले गए। और इस गरीबी का असर उनके खाने पे पड़ा होगा। हाँ, ताजे शिकार और सब्जियों की जगह उन्हें मिलने वाले सरकारी राशन ने ले ली, जिसमें चीनी, पास्ता, मक्का और मैदा जैसे रिफाइंड कार्ब्स भरे हुए थे। क्योंकि वो सस्ते थे और लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। आज पीमा समाज के आधे से ज्यादा लोग मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। तो ये कोई जेनेटिक खराबी नहीं थी, ये उनके भोजन में आए अचानक बदलाव का नतीजा था। एकदम सही। और ये बात आज के आधुनिक समाज पर भी पूरी तरह लागू होती है। स्रोत में 2011 की यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप की एक स्टडी का निष्पक्ष रूप से जिक्र किया गया है, जो इस पूरे सिस्टम की पोल खोल देती है। वो स्टडी सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी पर आधारित है ना? हाँ, उसमें पाया गया कि अमेरिकी सरकार मक्का उगाने वाले किसानों को 29% और गेहूं उगाने वाले किसानों को 12% की भारी सब्सिडी देती है। और ताजे फल और सब्जियों का क्या? उन्हें उगाने वालों को ना के बराबर मदद मिलती है। तो इसका सीधा सा अर्थशास्त्र ये हुआ कि मक्का और गेहूं से बनने वाली रिफाइंड चीजें जैसे मैदे वाले बिस्किट या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेची जा सकती है। बिल्कुल। क्या ये एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है कि हमारा पूरा सिस्टम उसी भोजन को सबसे सस्ता और सुलभ बना रहा है जो हमें सबसे ज्यादा बीमार करता है? ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यही कारण है कि आज मोटापा अब अमीरी की निशानी नहीं रह गया है। हाँ, ये गरीबी की निशानी बन गया है। जिन लोगों के पास महंगे ताजे फल और सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं हैं, वे मजबूरन उन सस्ते रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं, जो उनके शरीर में इंसुलिन का तूफान ला देते हैं। एकदम सही। अगर रिफाइंड कार्ब्स और चीनी इतने सस्ते और खतरनाक है तो फिर हमने इतने सालों तक फैट यानी वसा को अपना सबसे बड़ा खलनायक क्यों माना? ये एक बहुत बड़ा भ्रम था। 80 और 90 के दशक में तो हर कोई मक्खन और घी से डरता था। हमने अनजाने में लो फैट के नाम पर चीनी से भरे प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर दिया। ये तो पूरी तरह से उल्टा काम था। इसकी जड़ें पुराने और गलत पढ़े गए वैज्ञानिक शोधों में हैं। 1948 में हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, अच्छा, जिसमें ज्यादा फैट खाने और कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला था। 1981 में ब्रिटिश जर्नल की एक रिपोर्ट ने भी यही बात दोहराई। तो फिर फैट को बुरा क्यों माना गया? क्योंकि उस समय तक फैट बुरी है की धारणा इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इन वैज्ञानिक तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन क्या सभी फैट अच्छी होती हैं या कुछ फैट सच में नुकसानदायक है? किताब स्पष्ट करती है कि प्राकृतिक फैट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक खास तरह की फैट है जो सच में दुश्मन है, मॉडिफाइड ट्रांस फैट, जो पैकेट वाले खाने में होती है। हाँ,
इसे आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ताकि पैकेट बंद खाना सालों तक खराब ना हो। 1990 की एक हॉलैंड स्टडी के अनुसार अगर भोजन में ट्रांस फैट सिर्फ 2% भी बढ़ जाए, सिर्फ 2%? हाँ, तो दिल की बीमारियों का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना आंकड़ा है। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, फैट से भी बड़ा दुश्मन फ्रुक्टोज यानी चीनी है ना? बिल्कुल। जब हम बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज खाते हैं तो शरीर के बाकी हिस्से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो सीधा लिवर में जाता है। और फिर लिवर क्या करता है उसका? लिवर उस अतिरिक्त फ्रुक्टोज को फैट में बदल देता है। यही लिवर में जमा फैट आगे चलकर भयंकर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। ओहो। इसीलिए बाजार से कोई भी पैकेट बंद चीज खरीदने से पहले उसके पीछे लगे लेबल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास खाने की हर चीज हमारे खिलाफ काम कर रही है। थोड़ा बहुत तो है। क्या स्रोत में कुछ अच्छी खबर भी है? हाँ। कुछ ऐसा जो हमारे पक्ष में काम करता हो? हाँ, जो लोग कॉफी के शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अरे वाह, बताइए। 2005, 2008 और 2012 की कई स्टडीज का विश्लेषण बताता है कि कॉफी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और मैग्नीशियम होते हैं। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। चलिए, कम से कम कॉफी तो सुरक्षित है। बिल्कुल। तो अब समय है आज की इस पूरी चर्चा को समेटने का। हमने देखा कि मोटापे की कहानी केवल ज्यादा खाने और कम भागने की नहीं है। एकदम सही। हमारी जीन्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है जो ये तय करती है कि शरीर कैसे काम करेगा। केवल कैलोरी गिनना एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म के सामने फेल हो जाता है। और असली मास्टरमाइंड हमारे हार्मोन्स हैं। हाँ, खासकर इंसुलिन जो फैट जमा करता है और लेप्टिन जिसे इंसुलिन ब्लॉक कर देता है। बार बार स्नैकिंग करना और चीनी या फ्रक्टोज खाना शरीर को बीमार कर रहा है। और सबसे अहम बात, ये पूरी जानकारी लोगों को डाइटिंग में फेल होने के अपराध बोध या गिल्ट से पूरी तरह मुक्त करती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर कोई इंसान अपना वजन कम नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। समस्या उस व्यक्ति में नहीं बल्कि शरीर के काम करने के तरीके और हमारे आसपास के उस सिस्टम में है जो सस्ते रिफाइंड कार्ब्स को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। अपराध बोध से मुक्ति ही सुधार का पहला कदम है। लेकिन इन सब के बीच मेरे मन में एक बहुत ही अजीब और सोचने वाला विचार आ रहा है। क्या विचार है? हमारा शरीर, हमारी जीन्स और हमारा मेटाबॉलिज्म आज भी हजारों साल पुराने उस हंटर गैदरर यानी शिकारी युग के सिस्टम पर चल रहा है। हाँ, बायोलॉजिकली हम वही हैं। उस समय दिन में कई बार खाना नहीं मिलता था। बिल्कुल। और भोजन जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मानव विकास या ह्यूमन एवोल्यूशन की गति बहुत धीमी होती है ना। हमारा शरीर आज भी भूखमरी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और एप्स के जरिए खाना प्राप्त करने में जीरो मेहनत लगेगी, मतलब बस उंगली से स्क्रीन को छुआ और हाई कैलोरी हाई फ्रक्टोज खाना सीधे पलंग तक पहुंच गया, हाँ, जो कि आज हो ही रहा है। तो तब हमारी इस प्राचीन बायोलॉजी और आधुनिक लाइफस्टाइल के बीच क्या टकराव होगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां बाजार में हर तरफ खाना ही खाना होगा? और उस दौर में ना खाना या फास्टिंग करना समाज का सबसे बड़ा लग्जरी या स्टेटस सिंबल बन जाएगा। वजन घटाने के बारे में सोचें तो याद रखें कि यह केवल एक साधारण गणित या टूटी हुई हड्डी का एक्सरे नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हमारे हार्मोन्स, हमारे समाज, अर्थशास्त्र और इंसानी इतिहास का एक बहुत ही गहरा और धुंधला विज्ञान है। इसी विचार के साथ हम आज की इसको यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और हमेशा नए सवाल पूछते रहिए।